हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे फंजाई के बारे में एंड स्पेसिफिकली फाइटोप्थोरा के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, फंजाई क्या होते हैं? तो फंजाई या जो कवक हैं दे आर यूकैरियोटिक। यह जो हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बने होते हैं। स्पोर बियरिंग मतलब इनमें बीजाणु उत्पन्न करने की क्षमता होती है और यह ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है। मतलब ऐसे जीव जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इनको हम बोलते हैं ये कवक हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर कि जो कवक होते हैं उनकी क्या सामान्य विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले तो इनकी जो कोशिका भित्ति या सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड शो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और जो है अवशोषण पोषण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देखें कि फंजाई आर क्लासिफाइड इनटू। फंजाई जो हैं इनका जो क्लासिफिकेशन दिया है वो एक साइंटिस्ट ने दिया है जिन्हें हम कहते हैं जीसी एन्सवर्थ। और इनका जो क्लासिफिकेशन है ना, इट इज़ वेरी वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। इनके अकॉर्डिंग फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइटिसी एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में फंजाई क्लासिफाइड है। ठीक है, जो फाइकोमाइसिटीज़ हैं उसके अंतर्गत हम पढ़ लेते हैं मैस्टिगोमाइकोटेना, जाइगोमाइकोटेना, देन फिर आ जाता है एस्कोमाइकोटेना, ड्यूटेरोमाइकोटेना एंड बेसिडियोमाइकोटेना। सो दीज आर द 5 ग्रुप्स ऑफ फंजाई जो जीसी एन्सवर्थ के क्लासिफिकेशन में हैं। इनके लिए आप प्रीवियस क्लासेस के वीडियोस रेफ़र कर सकते हैं, उसमें आपको डिटेल से सारे जो वर्गीकृत कैटेगरीज़ हैं इनके बारे में देखने को मिल जाएगा। अब हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। फाइटोप्थोरा हमारा टॉपिक है, तो फाइटोप्थोरा क्या होता है यहाँ से हम समझना शुरू करें। फाइटोप्थोरा इज़ अ पैथोजेनिक फंगस। क्या है ये? पैथोजेनिक फंगस है, मतलब यह रोगजनक कवक है। इट कॉजेज लेट ब्लाइट इन पोटैटो। जो आलू होते हैं उनमें लेट ब्लाइट रोग उत्पन्न करने का ये काम करता है। ठीक है, फिर हम देखें फाइटोप्थोरा एक रोगजनक सूक्ष्म जीवों का समूह है। क्या है ये? रोगजनक सूक्ष्म जीवों का समूह है जो पौधों को संक्रमित करता है। क्या काम है बच्चों इसका? पौधों को संक्रमित करने का काम है और उनके तनों और जड़ों को क्या करता है? सड़ा देता है ये पूरी तरीके से। ठीक है, यह एक कवक जैसा जीव है, मतलब ये एक ऐसा कवक जैसा जीव है जो गर्म और गीले वातावरण में पनपता है। अब हमें पता ही है कि जब फसल लगती है, आलू ज़मीन के अंदर लगते हैं, तो वहाँ पर गर्म और गीला वातावरण होता है। इसे पौधे का नाश करने वाले कहा जाता है और यह आलू, टमाटर, ओक वृक्षों और विभिन्न फलों सब्जियों में जैसे पौधों में क्या करता है? इन पौधों को ये गंभीर नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ ये हो सकता है? आलू, टमाटर और ओक के वृक्षों में, विभिन्न फलदार वृक्षों में ये होता है। अब हम यहाँ पर देखें फाइटोप्थोरा के बारे में कुछ और पॉइंट्स। तो फाइटोप्थोरा जो है, जब भी आप किसी भी जीव को वर्गीकृत करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन लिखते हैं, तो आप कुछ कैटेगरीज़ में उसको हमेशा लिखते हैं। कौन कौन सी वो कैटेगरीज़ होती हैं? तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखें किंगडम, मतलब साम्राज्य। किस साम्राज्य से वो आता है? फाइलम, संघ से किससे आता है? क्लास, मतलब किस वर्ग से आता है? ऑर्डर, किस क्रम में आता है? फैमिली, मतलब उसका कुल क्या है? और जीनस, मतलब उसका वंश क्या है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं किंगडम, फाइलम, या इसको डिवीज़न भी बोल सकते हैं आप। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। KPCOFGS, S फॉर स्पीशीज़। अब यहाँ पर बच्चों, अब आप देख लीजिए फाइटोप्थोरा से रिलेटेड। फाइटोप्थोरा एक फंजाई है, मतलब यह कवक है।
ये ऊमाइकोटा को बिलोंग करता है, इसका जो संघ है वो क्या है, ऊमाइकोटा। क्लास क्या है, ऊमाइसिटीज, ऊमाइसिटीज। फिर ऑर्डर है इसका पर्नोस्पोरेल्स, क्या ऑर्डर है, पर्नोस्पोरेल्स। फैमिली है पाइथेसिए, और इसका जो जीनस है वो है फाइटोप्थोरा, है ना। और स्पीशीज़ की अगर हम बात कर लें तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव स्पीशीज़ इसकी है। तो अभी हम आगे देखते हैं। ये क्लासिफिकेशन आप लोग नोट कर लीजिएगा। हमेशा हम किसी भी चीज़ का वर्गीकरण करते हैं तो उसको किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़ के अकॉर्डिंग ही करते हैं। एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपको ये सीक्वेंस अच्छे से याद हो, ठीक है। फिर हम यहाँ आगे देखते हैं, फाइटोप्थोरा के बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं। थोड़ा सा फोकस करें आप। फाइटोप्थोरा इज अ जीनस ऑफ प्लांट डिस्ट्रॉइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसा जीनस जो पौधों को डिस्ट्रॉय करता है। दैट आर एक्चुअली मोर क्लोजली रिलेटेड टू एल्गी, जो कि किससे रिलेटेड है, शैवालों और डायटम से रिलेटेड है। कवकों से थोड़ा सा कम रिलेटेड है ये। दो दे रिजेंबल फंजाई इन अपीयरेंस, पर इसको फंजाई के अंदर क्यों रखा गया है, क्योंकि ये फंजाई की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है। फिर देखिए, दे आर ऑफन कॉल्ड एज वाटर मोल्ड्स, इनका जो दूसरा नाम है वो क्या है, वाटर मोल्ड्स, बिकॉज दे रिक्वायर वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। क्यों भाई, ऐसा क्यों है, क्योंकि इनका जो जीवन चक्र है उसको कंप्लीट करने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवास्टेटिंग प्लांट डिजीजेस, और यह बहुत ही खतरनाक प्लांट डिजीजेस कॉज करने में अपना रोल निभाता है, ठीक है। लाइक कौन कौन सी प्लांट डिजीजेस, अब हम ज़रा हाईलाइट कर लें इनको। आयरिश पोटैटो फेमाइन, आयरिश पोटैटो फेमाइन इसने कॉज की थी फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, मैंने आपको बताया ही अभी। एंड सडन ओक डेथ, मतलब ओक के पेड़ में जो सडनली ओक का पेड़ ख़त्म हो जा रहा था या उसकी जो डेथ हो जा रही थी वो कॉज हो रही थी पी रेमोरियम की वजह से, मतलब पी फॉर फाइटोप्थोरा और रेमोरियम उसकी स्पीशीज़ है, ठीक है। दीज पैथोजेंस स्प्रेड थ्रू इन्फेस्टेड सॉइल, वाटर एंड प्लांट्स कॉजिंग द सिम्टम्स सच एज, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, रूट रॉट, स्टेम रॉट, जड़ों का सड़ जाना, तने का सड़ जाना, विल्टिंग इन अ वाइड वेराइटी ऑफ क्रॉप्स एंड ट्रीज। विल्टिंग मतलब पानी की कमी की वजह से जो जड़ है, तना है, वो ऐसे करके झूल जाता है, तो उसको हम कहते हैं विल्टिंग की प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो ये जो है ये इसके पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं। अब बच्चों आप यहाँ पर देखें, हिंदी वाले बच्चों, अगर फाइटोप्थोरा के बारे में मुख्य बातें यह हैं कि फाइटोप्थोरा कवक नहीं है, बल्कि कवक जैसा जीव है जो पौधों को संक्रमित करता है। अभी मैंने बताया कि ये ज़्यादातर एल्गी और डायटम्स को रिजेंबल करता है। इसे पानी से होने वाली फफूंदी के रूप में भी जाना जाता है। अभी हमने देखा कि इसे वाटर मोल्ड्स कहा जाता है। कैसे फैलता है, यह मिट्टी में पाया जाता है और जल भराव वाली मिट्टी में पनपता है, ठीक है। इसके तैरने पानी और संतृप्त मिट्टी की परतों में घूमकर नए पौधों को संक्रमित ये करता है, क्योंकि इसका जो जीवन चक्र है वो कंप्लीट करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए हम इसे वाटर मोल्ड भी कहते हैं। फिर यह दूषित उपकरणों, वर्षा की बूंदों और हवा के माध्यम से फैलता है। कैसे फैलता है बच्चों, दूषित उपकरणों से, वर्षा की बूंदों से और हवा के माध्यम से ये फैल सकता है, ठीक है। फिर आप आगे देखिए फाइटोप्थोरा, देखिए भाई यहाँ पर इसकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है। जब आप इसको माइक्रोस्कोप में विजुअलाइज करेंगे तो फाइटोप्थोरा आपको कुछ इस प्रकार का दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाइफे आर सीनोसाइटिक एंड एसेप्टेड। इसके जो हाइफे हैं वो बहुकेंद्रकीय हैं और अभिभित्तिक हैं। बहुकेंद्रकीय मतलब बहुत सारे केंद्रक इसके हाइफे में उपस्थित होते हैं,
और ए सेप्टेट है, मतलब इसकी जो वॉल्स हैं इस तरीके से ये अपना हाइफे बढ़ाता है, तो इसकी जो वॉल्स हैं उसमें सेप्टा उपस्थित नहीं है, मतलब सेपरेशन के लिए कोई पार्ट उपस्थित नहीं है, तो इसकी वॉल्स कैसे हैं, अभिभित्तिक यहाँ हैं या ए सेप्टेट हैं। फाइटोप्थोरा की बात हो रही है बच्चों यहाँ पर, है ना। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स और लाइफ साइकिल की हम बात करें तो सबसे पहले आप देख लीजिए, फंगल लाइक बट नॉट अ फंगस, कवकों जैसा है पर कवक नहीं है। फाइटोप्थोरा हैज़ अ फिलामेंटस स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है वो फिलामेंटस या तंतुमय हाइफा के रूप में उपस्थित है, जो कि फंगस में होता है, पर ये जो है वो एल्गी और डायटम्स को ज़्यादा रिजेंबल करती है। बट इट्स सेल्स वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज नॉट काइटिन, इसकी जो सेल वॉल है सेल्यूलेस की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, काइटिन या कुछ लोग इसको बोलते हैं चिटिन, इसकी नहीं बनी होती है, ठीक है। फिर आप देखें इट इज़ वाटर डिपेंडेंट, पानी पर ये डिपेंड करता है, इट इज़ नोन एज वाटर मॉल्ट, क्योंकि इसकी जो लाइफ साइकिल है बच्चों वो पानी में ही कंप्लीट होती है, जो इसका जीवन चक्र है वो पानी के बिना अधूरा है, ठीक है। वाटर डिपेंडेंट होता है ये, दे नीड वाटर फॉर देयर लाइफ साइकिल, अभी मैंने यही बात बोली, और वाटर स्प्लैश के माध्यम से ये फैलता है या सैचुरेटेड जो मिट्टी होती है उसमें फैलता है। क्यों? क्योंकि इसके जो स्पोर्स होते हैं, इसके जो बीजाणु होते हैं वो स्विमिंग करते हैं, ठीक है। फिर अ यूनिक फीचर इज द फॉर्मेशन ऑफ मोटाइल स्विमिंग स्पोर्स कॉल्ड ज़ूस्पोर्स। अब यहाँ पर एक शब्द आया है ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स क्या होते हैं? स्विमिंग स्पोर्स होते हैं, मतलब ऐसे स्पोर्स जिनमें फ्लैजिला उपस्थित होता है। दीज आर द मोटाइल स्पोर्स, मतलब चल स्पोर्स होते हैं और इन्हें हम ज़ूस्पोर्स कहते हैं। इसके अलावा ऑन द अदर हैंड एप्लेनोस्पोर्स जो होते हैं वो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं और उनमें चलने की क्षमता नहीं पाई जाती है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर आगे देखें कि जो ज़ूस्पोर्स होते हैं वो कब कहाँ रिलीज़ होते हैं। ज़ूस्पोर्स आर रिलीज्ड इन वाटर, ये वो पानी में रिलीज़ हो जाते हैं, एंड स्विम टू फाइंड अ होस्ट प्लांट, और स्विम करते हैं कि वो एक होस्ट प्लांट या पोषी जो पौधा है उसको ढूंढ सके, वहाँ पर ग्रो कर सके। अपॉन कॉन्टैक्ट दे इंसिस्ट, और जैसे ही वो कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वो इंसिस्टेड हो जाते हैं, फॉर्म अ वॉल, एक वॉल बना लेते हैं, एंड देन जर्मिनेट टू इन्फेक्ट द प्लांट टिश्यू, और प्लांट के टिश्यू मतलब ऊतक को इन्फेक्ट करने के लिए जर्मिनेशन की प्रक्रिया जो है उसको ये शुरू कर देते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं आगे लक्षण। देखिए बच्चों, लक्षण देखिए, यहाँ पर जड़ और तना सड़न, जिससे पौधे धीरे धीरे कमज़ोर होकर के मर जाते हैं। पत्तियाँ पीली या हल्की हरी हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं, और समय से पहले क्या हो जाता है, ये पत्तियाँ गिर जाती हैं। फलों का उत्पादन कम हो जाता है फसल में। आलू और टमाटर जैसे फसलों पर लेट ब्लाइट नामक रोग का कारण बनते हैं। उस रोग का क्या नाम है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन फाइटोप्थोरा जो है इसमें एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो होता है स्पोरेंजिया प्रोड्यूसिंग ज़ूस्पोर्स के माध्यम से, बीजाणुओं द्वारा जनन जो ज़ूस्पोर उत्पन्न करता है। अब आप देख सकते हैं ये पत्तियां जो दिख रही हैं इन पर जो डिजीज़ है वो फाइटोप्थोरा की वजह से है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखें आप, इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो oogamous रिप्रोडक्शन होता है फॉर्मिंग oospores। oogamous जनन जो oospores से बनता है। क्यों oogamous रिप्रोडक्शन होता है? क्योंकि हमने देखा कि ये oomaicota को बिलोंग करता है, ठीक है। इसके लिए आप रिप्रोडक्शन एंड फंजाई रेफर कर सकते हैं। देन इम्पैक्ट्स ऑन प्लांट, तो प्लांट पर क्या इम्पैक्ट इसका पड़ा था? इसका इम्पैक्ट फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो स्पीशीज़ है, फिर फाइटोप्थोरा सिनेमोमी एक स्पीशीज़ का नाम है, फाइटोप्थोरा रेमोरम एक स्पीशीज़ का नाम है, एंड फाइटोप्थोरा पाल्मीवोरा एक स्पीशीज़ का नाम है। अब इनका क्या इफ़ेक्ट पौधों पर पड़ा था? तो सबसे पहले देखें हम कि इन फेमस फॉर कॉजिंग आयरिश पोटैटो फेमाइन, आयरिश पोटैटो फेमाइन इन्होंने कॉज करी थी आयरिश लैंड में, ठीक है।
और फिर मेजर थ्रेट ओवर 1000 प्लांट स्पीशीज़, हज़ारों प्लांट स्पीशीज़ के ऊपर एक मेजर थ्रेट है, क्योंकि ये रूट रॉट एंड डाईबैक कॉज करता है। एक बीमारी है, जड़ों में होती है, उसको बोलते हैं रूट रॉट एंड डाईबैक, ये कॉज करता है। और एग्रीकल्चर लैंड में और जो बड़े बड़े फॉरेस्ट प्लांट हैं, जंगलों में जो पौधे हैं, वहाँ पर फाइटोप्थोरा सिनेमोमी जो है वो डिजीज़ कॉज करता है। देन हम बात करें फाइटोप्थोरा रेमोरम की, तो ओक डेथ जो कॉज हुई थी, सडन ओक डेथ, ओक के पेड़ों पर जो डेथ का साया पड़ गया था वो पड़ा था फाइटोप्थोरा रेमोरम की वजह से, ठीक है। और कुछ श्रब की स्पीशीज़ को भी ये अफेक्ट करता है। देन बच्चों हम बात करें फाइटोप्थोरा पाल्मीवोरा की, तो फाइटोप्थोरा पाल्मीवोरा जो है इट अफेक्ट्स कोकोनट एंड अदर पाम ट्रीज, कोकोनट को अफेक्ट करता है और कुछ पाम ट्रीज को अफेक्ट करता है, और एक डिजीज़ कॉज करता है जिसे हम कहते हैं बड रॉट, ठीक है। क्या कॉज करता है? बड रॉट। तो ये हमारी कुछ डिजीज़ हो गई फाइटोप्थोरा से रिलेटेड। अब आप देखें डैमेज एंड सिम्टम्स, तो रूट डिसफंक्शन कॉज करता है, जड़ों में डिसफंक्शन हो जाता है, रूट रॉट कॉज करता है, जिसकी वजह से जो रूट्स होती हैं वो वाटर को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती हैं और विल्टिंग की प्रोसेस को अपनाती। विल्टिंग मतलब जो जड़ है या जो तना है जिसमें भी हो रहा है तो वो वहाँ से झूल जाएगा, लटक जाएगा, तो वो विल्टिंग होता है, ठीक है, क्योंकि उसको प्रॉपर वाटर नहीं मिल पा रहा है। देन हम बात करें स्टेम एंड फ्रूट रॉट, तो स्टेम एंड फ्रूट रॉट भी होता है। फिर लीफ एंड नीडल लॉस, लीफ लॉस भी हो जाता है, स्टेम पे लेजन्स बन जाते हैं, फ्रूट रॉट हो जाता है, एंड कैन लीड टू सिम्टम्स लाइक ब्लैकेंड, विथर्ड निडल्स एंड प्री मेच्योर शेडिंग इन ट्रीज। ट्रीज में प्री मेच्योर पत्तियों का गिर जाना इज ऑल्सो द सिम्टम ऑफ फाइटोप्थोरा डिजीज़। फिर प्लांट की डेथ एक मेजर रीज़न है इस डिज़ीज़ का, इस वजह से प्लांट की डेथ हो जाती है, ठीक है। द डैमेज फ्रॉम दीज डिजीजेस कैन लीड टू सिग्निफिकेंट क्रॉप लॉस एंड ट्री डेथ। सिग्निफिकेंट क्रॉप लॉस हो जाता है एंड ट्री की डेथ इसमें हो जाती है। अब हम आगे देखें इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो इसका नियंत्रण करने के लिए अच्छे जल निकासी वाले क्षेत्रों में पौधों को लगाकर और अत्यधिक पानी देने से बचकर इसे नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। ज़्यादा पानी नहीं देना है फसल को। जैविक नियंत्रण एजेंट, जैसे जैविक नियंत्रण एजेंट के नाम ट्राइकोडर्मा विरिडिए और बैसिलस सबटिलिस का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। इससे ये कंट्रोल हो जाएगा और इन्हें हम कहते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो कंट्रोल एजेंट्स इसको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा उपयोगी होते बच्चों। अब आप यहाँ देखें सिम्टम्स, अभी मैंने आपको सारे सिम्टम्स समझा ही दिए हैं हिंदी में, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, और यहाँ पर देखें कि ये ब्लाइट कॉज करता है, डाईबैक कॉज करता है, रूट एंड कॉलर रॉट कॉज करता है, कैंकर कॉज करता है, दैन फ्रूट रॉट एंड प्लांट डिक्लाइन। तो ये सब इसके सिम्टम्स हैं। किसके सिम्टम्स हैं? फाइटोप्थोरा डिजीज़ के सिम्टम्स हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ देखें इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या आर्थिक महत्व क्या है। तो इट कॉजेज हैवी क्रॉप लॉस, यह फसल को भारी नुकसान पहुँचाता है, एंड इम्पॉर्टेंट फॉर पैथोलॉजी स्टडी, रोग विज्ञान अध्ययन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आप आगे देखें तो यहाँ पर जो स्पीशीज़ के नाम हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, फाइटोप्थोरा सिनेमोमी, फाइटोप्थोरा रेमोरम एंड फाइटोप्थोरा पामीवोरम। ये आप याद रख लें। और इसमें जो पोटैटो से रिलेटेड डिजीज़ है आयरिश पोटैटो फेमाइन, और जो रूट रॉट एंड डाईबैक है, कोकोनट और पाम ट्रीज़ में डिजीज़ है, ओक की जो डेथ हुई थी, तो ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर्ट्स के माध्यम से होता है, एंड जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ऊ स्पोर्ट्स के माध्यम से होता है, तो ये भी आप बच्चों ध्यान रखें। एंड देन एक और पॉइंट ये कि ये वाटर मोल्स होते हैं, है ना, और एल्गी और डायटम से ज़्यादा रिजेम्बलेंस शो करते हैं, और इसका जो ये क्लासिफिकेशन है ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी आप याद रखें।
So that's all for today. I hope you understood what I taught, and keep studying, keep preparing for your exam. Thank you for being with me. Have a good day.